गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने त्रिज्या अनुपात के बारे में पढ़ा था और हमने रेडियस रेशियो को कैलकुलेट भी किया था। अब हम आज उसके आगे पढ़ेंगे, उसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो जो त्रिज्या अनुपात है उसके कुछ नियम हैं, कुछ सीमाएं हैं। तो वो क्या हैं? त्रिज्या अनुपात नियम अत्यंत उपयोगी नियम है जिसकी सहायता से आयनिक ठोस की संरचना के बारे में हमें सही जानकारी मिलती है। लेकिन यह नियम सदैव सही नहीं होता। ऐसे बहुत से अपवाद हमें देखने को मिलते हैं जो कि वास्तविक संरचना जो त्रिज्या अनुपात के आधार पर अनुमानित संरचना से अलग पाई जाती है। यानी कि जो हम कैलकुलेट वैल्यू होती है वो यदि हम इसको अनुमान लगाएं कि नहीं इसकी त्रिज्या अनुपात होना चाहिए तो उससे कई बार हमें भिन्न देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हम इसको देखेंगे कि नियम के अपवाद क्या क्या हैं और उनके विचलन की हम व्याख्या करेंगे। यानी पहले तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पे हमें डेविएशन मिल रहा है और डेविएशन किस वजह से मिल रहा है। इस दोनों चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है नियम के अपवाद क्या हैं। पहला ये है कि क्षार धातु हैलाइड यानी कि त्रिज्या अनुपात नियम के अनुसार जो आपका लिथियम क्लोराइड है, लिथियम ब्रोमाइड है, लिथियम आयोडाइड की संरचना चतुष्फलकीय होनी चाहिए, क्योंकि आरएफ का मान जो है 0.22 से 0.414 के मध्य होता है, लेकिन वास्तव में यह हैलाइड अष्टफलकीय होते हैं। सेकंड है कि ऑक्साइड्स यानी कि बेरियम ऑक्साइड है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है, इनके लिए यदि हम त्रिज्या अनुपात देखें तो 0.97 तथा 0.81 होता है, जो कि 7.732 के मध्य आता है। अतः इन यौगिकों की संरचना घनीय होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये अष्टफलकीय होते हैं। इसी तरह से यदि हम सल्फाइड की बात करें तो CdS यानी कैडमियम सल्फाइड या मरकरी सल्फाइड का जो त्रिज्या अनुपात होता है वो क्या होता है, 0.52 से 0 होता है और 0.55 यानी CdS का तो होता है 0.52 और इसका होता है ये, तो ये भी इन दोनों के मध्य आता है। इसकी संख्या अष्टफलकीय लेनी होनी चाहिए, लेकिन ये टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय होता है। त्रिज्या अनुपात द्वारा समन्वय संख्या का पता चलता है। अतः AB प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं की व्याख्या त्रिज्या अनुपात नियम द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ धनायन व ऋणायन दोनों ही समन्वय संख्या समान होती है। AB प्रकार के क्रिस्टल यानी जितने धनायन है जितने उतने ही ऋणायन से मिलकर वो बने है क्रिस्टल। लेकिन इस सिद्धांत द्वारा AB2 प्रकार की क्रिस्टलीय संरचनाओं को हम स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये धनायन समन्वय संख्या ऋणायन से दुगनी हो जाती है। यानी कि AB को भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, AB2 को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अब विचलन की व्याख्या यानी कि इनमें जो डेविएशन होता है वो क्यों होता है। सही त्रिज्या अनुपात ज्ञात करने के लिए सही आयनिक त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है कि दो आयनों के नाभिकों के मध्य की दूरी तो सही ज्ञात की जा सकती है, लेकिन सही आयनिक त्रिज्या नहीं ज्ञात की जा सकती, क्योंकि दोनों नाभिकों के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं होती। अर्थात ही समन्वय संख्या में परिवर्तन होने से ही आयनिक त्रिज्या में परिवर्तन आ जाता है। अब अगला पॉइंट आता है कि आयनों का व्यवहार। आयनों को ठोस गोले के रूप में माना गया है, परंतु वास्तव में आयन पूरी तरह गोल नहीं होते बल्कि विकृत होते हैं। इसी तरह आयनों की व्यवस्था अरेंजमेंट ऑफ आयन किस तरह से सीमांती स्थायी अवस्था में धनायन व ऋणायन परस्पर स्पर्श करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। यदि आयन का आकार होल जो है से छोटा है तो छिद्र में लुढ़क जाता है। इस प्रकार आयन का आकार बड़ा है तो छिद्र में दब जाता है। अब अगला पॉइंट आता है बंध की प्रकृति यानी नेचर ऑफ बॉन्ड। त्रिज्या अनुपात नियम की पालना तभी संभव है जब बंध 100% आयनिक है। यानी कि हम किसी भी रेडियस रेशो की बात करेंगे कि वो कभी सार्थक होगा जबकि जो हमारा बॉन्ड बना है वो 100% आयनिक होगा। वास्तव में आयनिक बंध में कम या अधिक सहसंयोजक लक्षण आ ही जाते हैं। तो आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण के कारण परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण नहीं हो पाता है। आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से दोनों, जैसे एक सोडियम क्लोराइड का यदि हम एग्जाम्पल लें तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बनता है तो सोडियम में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को दे देता है, यानी ये पूरी तरह से N+ में और ये पूरी तरह से N- में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये कैटायन बन जाएगा, ये
एनायन बन जाएगा और इनके मध्य जो बंध बनता है वो प्योरली आयनिक बॉन्ड कहलाता है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक दूसरे को दे दिए जाते हैं, लेकिन सहसंयोजक बंध बच्चों हमने पढ़ा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो परिणाम स्वरूप धरान की वास्तविक त्रिज्या जो है कुछ अधिक होती है, अर्थात ऋणायनों की वास्तविक त्रिज्या का मान परिकलित त्रिज्या से कुछ कम होता है। यही कारण है कि त्रिज्या अनुपात का वास्तविक मान परिकलित मान से अधिक होता है और यही कारण है कि लिथियम के जो हैलाइड हैं त्रिज्या अनुपात RF की वास्तविक मान जो परिकलित मानों से अधिक होते हैं। अतः इन यौगिकों की जो संरचना है वो चतुष्फलकीय न होकर अष्टफलकीय हो जाती है। अब कुछ यौगिकों के लिए त्रिज्या अनुपात जो RF है वो 0.732 से अधिक होने पर भी इनकी संरचना अष्टफलकीय होती है। इस कारण धनायन व ऋणायन के मध्य पी अतिवापन होता है जो संयोजक बंध का बनना है। अतः घनीय संरचना की तुलना में अष्टफलकीय संरचना में जो पी बंध है अतिव्यापन अधिक होता है। ये आयन घनीय संरचना की अपेक्षा अष्टफलकीय संरचना की क्रिस्टल बनाना पसंद करते हैं। अतः स्पष्ट है कि त्रिज्या अनुपात नियम में संभावित संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक संरचना ज्ञात करने की कोई विधि नहीं है। अब है आयनिक संरचना है। आयनिक यौगिक धनायन व ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। यह धनायन व ऋणायन क्रिस्टल में ठोस गोले के रूप में संकुलित यानी पैक रहते हैं। यह जो संकुलन है या जो पैकिंग है उसका अभिप्राय ये कि धनायन व ऋणायन किसी प्रकार कम से कम स्थान घेरते हुए स्थायी क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं। कम से कम स्थान घेरते हुए स्थायी संरचना का। एक स्थायी क्रिस्टलीय संरचना के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक आयन अधिक से अधिक संख्या में विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहे, जिससे इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम हो। किसी आयनिक क्रिस्टल में एक आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है उसे उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। त्रिज्या अनुपात व समन्वय संख्या के आधार पर ही क्रिस्टलीय संरचना का निर्धारण होता है और भिन्न भिन्न क्रिस्टलीय संरचनाओं में आयनों का संकुलन भी अलग अलग होगा। अतः क्रिस्टल संरचना के अध्ययन से पूर्व क्रिस्टलों के आयनों के संकुलन को ज्ञात करना जरूरी होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आयनिक क्रिस्टलों में आयनों का पहले हम संकुलन देखेंगे, कुछ सामान्य क्रिस्टलों की संख्या के बारे में भी हम जानेंगे। तो अब आता है कि जो हमारे जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनका जो क्रिस्टलाइन पैकिंग है वो किस तरह से होती है। तो जो आयनिक क्रिस्टलों में प्रत्येक धनायन उनकी समन्वय संख्या के बराबर ऋणायनों से घिरा होता है तथा प्रत्येक ऋणायन में भी उतनी ही अपनी संख्या के बराबर धनायनों से घिरा रहता है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि मान लो सपोज करो ये एक ऋणायन है तो ये चारों तरफ से धनायनों से घिरा रहेगा, और यदि एक धनायन है तो वो चारों तरफ से ऋणायनों से घिरा रहेगा। इस प्रकार आयनिक क्रिस्टलों में धनायन और ऋणायन संख्या इस प्रकार संतुलित होती है कि पूरा क्रिस्टल जो होता है वो उदासीन होता है। उदाहरण के लिए यदि NaCl में Na और Cl की संख्या बराबर है, अतः दोनों क्रिस्टलों की समन्वय संख्या भी समान होगी। यानी कि यदि 6 है सोडियम प्रेजेंट है आयन तो 6 ही इसमें क्लोराइड आयन होंगे। NaCl में सोडियम क्लोराइड आयनों की समन्वय संख्या 6 है, जबकि CaF2 में कैल्शियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे और ये F- है, तो इनकी संख्या भिन्न होगी। अतः दोनों आयनों की समन्वय संख्या में भी CO2F की समन्वय संख्या में 8 और 4 होगी। यानी कि कैल्शियम जो होगा 4 होगा, लेकिन फ्लोराइड आयन इसमें कितने होंगे 4 होंगे। तो क्रिस्टलों की संरचना की विवेचना करते समय आयनों का कठोर गोले के रूप में माना जाता है। अतः एक स्थायी क्रिस्टल में आयनों का संकुलन यदि है तो उसके लिए हमें कुछ नियमों की पालना करनी होगी। तो पहला यह है कि प्रत्येक आयन अधिकतम संख्या में विपरीत आयनों द्वारा घिरा होना चाहिए। साथ ही इन दोनों विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, जिससे आयनों के मध्य आकर्षण बल प्रबल हो, क्योंकि यह आकर्षण बल क्रिस्टल को स्थायित्व प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट यह है कि आयनों द्वारा घेरा गया आयतन अधिकतम होना चाहिए, जिससे आयनों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो। थर्ड पॉइंट है कि आयन समान आवेशित आयनों के मध्य दूरी अधिकतम होनी चाहिए ताकि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। फोर्थ पॉइंट है हमारा पूरा क्रिस्टल विद्युत उदासीन होना चाहिए, यानी कि जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही उसमें नेगेटिव आयन होने चाहिए, यानी पूरी तरह हमारा जो क्रिस्टल होगा वो उदासीन होगा। धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार बड़ा होता है, अतः उपरोक्त चारों शर्तों की पालना करते हुए
बड़े आकार वाले ऋणायन इस प्रकार संकुलित होते हैं कि न्यूनतम स्थान में अधिकतम ऋणायन आ जाते हैं और फिर उनके मध्य रिक्त स्थान अर्थात छिद्र छोटे आकार वाले धनायन उसमें फिट हो जाते हैं। इस प्रकार एक स्थायी क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है। तो ऋणायन के बड़े गोले को जो पैकिंग होती है उसके दो प्रकार हैं। पहली है वर्गाकार संकुलन यानी स्क्वायर पैकिंग होती है। यदि एक पंक्ति में समस्त गोलों के नीचे ठीक अन्य गोलों को जोड़ दिया जाए तो वर्गाकार स्क्वायर बनता है, जिसमें एक लेयर की स्थिति प्रत्येक 4 गोलों को स्पर्श करता है। अब आप यहाँ पर देखिए वर्गाकार संकुलन में क्या होगा कि ये एक अपन ने एक लेयर बनाई। अब इसके बीच में यहाँ पर देखिए ये सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए वर्गाकार सेकंड लेयर है, यानी कि इसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई है। इस तरह से होगी। इस प्रकार दो पड़ोसी गोलों के केंद्रों को द्वारा एक वर्ग बनता है। इस प्रकार इस संकुल को वर्गाकार संकुल कहते हैं। इसमें एक्स अंकित यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ये एक्स एक्स जो दिखाया गया है में अंकित 4 ऐसे स्थान हैं जो होल हैं, अतः यह सतह के दूसरी तरफ निर्माण हेतु यदि गोलों को हो जाए तो पहली सतह सभी चित्रों को ढकते हुए स्थान ग्रहण करेगी। दूसरी सतह के गोलों का गहरे गोलों के रूप में, जो कि आप यहाँ पर देखिए डार्क फेस के रूप में इसकी सेकेंड लेयर को दिखाया गया है। तीसरी सतह के गोले ऊपर जो फर्स्ट वाई द्वारा बनाए हैं, यानी कि आप ये देखिए फर्स्ट लेयर एक्स, सेकेंड ये वाई उसमें चली जाएगी। तो इस तरह के जो गोलों हैं दूसरी वाई को ढकते हुए पहली सतह के गोलों के ठीक ऊपर स्थान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार तीसरी लेयर जो होती है सतह से बिल्कुल समान होती है, यानी कि फर्स्ट लेयर, यानी कि आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ देखिए फर्स्ट लेयर आप यहाँ पर देखिए ये हो गई। अब इसके ऊपर बच्चों यहाँ पर ये जो गैप है, अब यहाँ पर अपन इसका थोड़ा साइज में दूसरा बना देती हूँ, स्क्वायर बनाती हूँ। ये इस तरह से आएंगे, ये मिले हुए हैं ऐसे। अब जो अगला आएगा वो इसके ऊपर आएगा, जस्ट इसके ऊपर वाली सेकंड लेयर हमारी आ जाती है इस तरह से। तो इस तरह से इसकी पूरी पैकिंग होगी, यानी कि इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला अपने ऊपर व नीचे वाली सतहों में 4-4 गोलों द्वारा घनीय रूप से घिरा रहता है, अतः स्वयं घन के केंद्र पर स्थित रहता है। अतः इस संकुचन में प्रत्येक गोलों की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। इस प्रकार के संकुलन को हम काय केंद्रित घन संरचना यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक अर्थात BCC क्रिस्टलीय संरचना कहते हैं। इस व्यवस्था में कुल स्थान में 68% स्थान गोलों द्वारा घिरा रहता है। अब इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला अपने ऊपर व नीचे वाली सतहों 4-4 गोलों की सतह घनीय क्यूब संरचना रहती तथा घन के केंद्र में स्थित रहता है। अतः इस संकुचन में प्रत्येक गोले की जो समन्वय संख्या है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों, वो 8 होता है। और इस प्रकार के संकुलन को हम काय केंद्रीय बॉडी सेंटर कहते हैं। और ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। आप देखिए काय केंद्रीय घन संरचना इस तरह से होती है। अब आता है हेक्सागोनल पैकिंग। इस प्रकार की व्यवस्था में दूसरी पंक्ति यानी कि जो लाइन है प्रथम पंक्ति के दोनों गोलों के मध्य स्थान ग्रहण करती है, अतः प्रत्येक गोला अपनी सतह के 6 गोलों द्वारा हेक्सागोनल रूप से घिरा रहता है। इस प्रकार के संकुलन को हम षटकोणीय संकुलन कहते हैं। आप यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से है। ये फर्स्ट पहले गोले हैं, ये जो रिक्त स्थान है 3, इनके ऊपर आ गए ये गोले, ये देखिए किस तरह से आ गए हैं। ये पूरे आप यहाँ पर देखिए इस तरह से स्थान घेरा है। अब केंद्रीय गोलों में 6 छिद्र स्थित होते हैं तथा दूसरी सतह के जो होते हैं उसमें को हमने डॉट से बताया, एक को हमने क्रॉस से ढक लिया है। तो इस प्रकार से इनकी व्यवस्था रहती है। आप नीचे देखिए कि जो क्रॉस है नीचे की तरफ डॉट है, 2 अलग अलग तरीके हैं। डॉटेड दूसरी सतह डॉटेड है, फिर एक्स क्रॉस छिद्रों को ढकने वाले प्रोक्त जो हैं वो एक्स अलग होते हैं। इस प्रकार जालक में इस तरह की 2 व्यवस्थाएं होती है। अब अगला आता है हमारा HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
तो इस प्रकार की संरचना में पुनः ध्यान देना मतलब हम देखेंगे कि हम इसको सीधा डायग्राम से समझते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर हमारा सेंटर में 1 2 3 7 बी लेयर जो है हम उसमें आप ये देखिए कि 7 है और इनको जो छिद्र हैं उसको ढकता हुआ ए लेयर आ गई, यहाँ पर ए लेयर हो गई। तो इस प्रकार का जो हमारा जो वो बनेगा वो निबिड संकुलन बनेगा, एचसीपी बनेगा। अब अगला आता है हमारा फेस सेंटर क्यूबिक पैकिंग होती है या हम इसको निबिड यानी क्लोज क्यूब पैकिंग होती है। इसको भी हम इसके डायग्राम से समझेंगे। तो आप इसको यहाँ से समझिए, हमारा क्यूब है, इसके अंदर आप यहाँ पर देखिए कि इसमें 74% आयतन को घेरता है। इसमें क्या होगा कि ये 3 क्लोज पैकिंग है। अब यहाँ पे जो स्थान गिरा है नीचे 3 है। अब ये तीनों में आप स्थिति देखिए, यहाँ पे इस तरफ से अपना 1 और पीछे की तरफ 2 है और यहाँ पे इधर 2 है, इधर 1 है, यानी कि इनकी जो स्थिति है वो ऊपर की लेयर की यानी ए बी और सी है। जबकि जो ऊपर वाली हमने पैकिंग देखी थी उसमें जो लेयर थी वो क्या थी, ए बी थी और नीचे भी ए थी। लेकिन यहाँ पर हमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसमें इस तरह की हमें पैकिंग देखने को मिलती है। तो बच्चों आज हमने क्रिस्टलीय पैकिंग के बारे में पढ़ा, साथ ही किस तरह से धनायन है ऋणायन से घिरा रहता है और क्रिस्टलीय किस तरह से क्रिस्टलों की पैकिंग रहती है इसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।